2008 में एक पार्टी की स्थापना होती है। नाम था उस पार्टी का पीस पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये पार्टी 2012 के बाद अपने डाउनफॉल को पाने लगी। 17 का भी चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, फिर 22 का चुनाव हुआ, 24 का चुनाव हुआ। इन तमाम चुनाव में कहां चली गई पीस पार्टी? इस पार्टी के ऊपर शुरू से ही एक धब्बा लगा। धब्बा ये कि ये मुसलमानों की पार्टी है। तो वो धब्बा नहीं है, वो कलर है। जिसको आप धब्बा कह रहे हैं, मैं वो कलर कह रहा हूँ। वो प्रेम का कलर है, विश्वास का कलर है, तरक्की का कलर है। जब हम किसी रणनीति को, किसी शांति को, किसी चीज को जब रंग में पिरोने की कोशिश करते हैं तो भिन्नताएं वहीं से शुरू हो जाती हैं। कि अभी के दौर में आपके साथ या आपके बाद की जो पार्टियां शुरू हुई, वो पार्टी अभी अस्तित्व में दिखाई देती है। आपके तकरीबन हमको लगता है कि 7-8 साल बाद जो है संजय निषाद की पार्टी, निषाद पार्टी की स्थापना हुई। आज उनके समाज के लोग उनको गालियां दे रहे हैं और पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं। जो वैचारिक रूप से स्थिर नहीं है, वो देश को क्या स्थिर रखेगा? मोदी जी 15 लाख देने का वादा किए, नहीं पूरा किए, अपनी बातों पे नहीं कायम थे, लेकिन फिर भी वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आपका ये बात तो यही खारिज हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों जीआर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। 2008 में एक पार्टी की स्थापना होती है। नाम था उस पार्टी का पीस पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन इस पार्टी के ऊपर शुरू से ही एक धब्बा लगा। धब्बा ये कि ये मुसलमानों की पार्टी है। 2012 में ये पार्टी 4 सीटें जीतती है और अपने पहले चुनाव में 4 सीटें जीतती है और उसके बाद 4 सीट जीतने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इस पार्टी का नाम चर्चा में आ जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये पार्टी 2012 के बाद अपने डाउनफॉल को पाने लगी, या फिर ये कहें कि अपने निचले स्तर की तरफ जाने लगी। आज बहुत सारे मुद्दे हैं पीस पार्टी को लेकर जिनके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं और आपके सामने वो सारे मुद्दे आपके सामने रखने वाले हैं जिसकी वजह से पीस पार्टी आज गर्त में दिखने जैसी पार्टी हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पीस पार्टी के अरविंद निषाद जी हैं। आज बहुत सारी बातें इनसे करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब पर्दे के पीछे हम लोगों ने बातचीत की तो ये समझ में आया कि ये पार्टी अब 2027 में अपनी एक नई रूपरेखा के साथ जो है वो प्रस्तुत होने वाली है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, थोड़ा सा तीखा भी लग सकता है, कि मुसलमानों की रहनुमाई वाली पार्टी 2012 में 4 सीटें जीती, 4 साल में 4 सीटें हो गई 8 से 12 के बीच में, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अपने हाई पीक से डाउनफॉल की तरफ जाने लगी? जी, ऐसा कुछ नहीं है कि डाउनफॉल हुआ। राजनीति में अवसर और परिस्थितियां ये तय करती हैं कि उस पार्टी का भविष्य क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो आज भारत की ही नहीं विश्व की सर्वाधिक बड़ी पार्टी कही जा रही है, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वो कभी 0 पे थे तो कभी 2 सीट पे आ गए थे। कार्यकर्ता बरकरार थे, लेकिन ठीक है, कार्यकर्ता बरकरार थे तो पीस पार्टी के भी कार्यकर्ता बरकरार हैं। नाम नहीं सुनाई देता है। नाम पीस पार्टी का आप अगर जब ज़मीन पे जाएंगे, चाहे किसी भी ज़िले में जाएंगे, सभी ज़िलों में पीस पार्टी की यूनिट है, काम हो रहा है। लेकिन जैसा कि आपने एक जो शब्द कहा कि मुसलमानों की पार्टी कही जाती है, धब्बा लगता है, तो वो धब्बा नहीं है, वो कलर है। जिसको आप धब्बा कह रहे हैं, मैं वो कलर कह रहा हूँ। वो प्रेम का कलर है, विश्वास का कलर है, तरक्की का कलर है, सौहार्द का कलर है, अमन का, शांति, भाईचारा, प्रेम का कलर है। प्रेम शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। तो यही तो सबसे बड़ी बात है। जब हम किसी रणनीति को, किसी शांति को, किसी चीज को जब रंग में पिरोने की कोशिश करते हैं तो भिन्नताएं वहीं से शुरू हो जाती हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्रेम एक कलर है, वो भी एक रंग है। और पीस पार्टी का जो वैचारिक कलर है वो प्रेम का है, शांति का है, भाईचारे का है, विकास का है, जिसमें मानवता का विकास हो, आपसी भाईचारे का विकास हो,
देश में शांति रहे, और शांति है तो विकास है, और विकास है तो राष्ट्र उन्नत पे जाएगा, शिखर पे जाएगा। और हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी के दौर में आपके साथ या आपके बाद की जो पार्टियां शुरू हुई, वो पार्टी अभी अस्तित्व में दिखाई देती है। आपके तकरीबन हमको लगता है कि 7-8 साल बाद जो है संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी की स्थापना हुई, लेकिन 8-10 सालों में जिस तरीके से निषाद पार्टी जो है वो अपने अस्तित्व को पाई और आज भी अस्तित्व में है। और जब दमखम भरते हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, तो लगता है कि निषाद पार्टी जो है वो उसका भविष्य है। राजभर की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भविष्य दिख रहा है उस पीले गमछे में, उस लाल कलर के टोपी में निषाद पार्टी वाले, उसके साथ ही अनुप्रिया पटेल की पार्टी में। लेकिन ये एक ऐसी पार्टी जिसके 4 विधायक तो खड़े हुए, लेकिन आज के दौर में उसके बाद 12 के बाद आपका 17 का भी चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, फिर 22 का चुनाव हुआ, 24 का चुनाव हुआ। इन तमाम चुनाव में कहाँ चली गई पीस पार्टी? जी, वैचारिक दृष्टिकोण और वैचारिक एकता और अपने विचारों पे अटल अडिग रहना, ये बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है राजनीति में। और इस देश में अरे नेता कौन जो बदले ना? नहीं, मैं नहीं इसको मानता। जो वैचारिक रूप से स्थिर नहीं है, वो देश को क्या स्थिर रखेगा? वो अपने समाज को क्या स्थिरता प्रदान करेगा? अच्छा, मोदी, आप ये मान रहे हैं कि नहीं, मोदी जी 15 लाख देने का वादा किए, नहीं पूरा किए, अपनी बातों पे नहीं कायम थे, लेकिन फिर भी वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आपका ये बात तो यहीं खारिज हो जाता है। जी नहीं, मोदी जी झूठ बोले, हम लोग की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ तो उसको भी थोड़ा सुनिए। आप झूठ बोले और इस यहाँ की जनता ने माना, और झूठ वो साबित हुआ कि आज तक भी वो 15 लाख रुपए किसी के खाते में नहीं आए। लेकिन वो स्टैब्लिश है। स्टैब्लिश नहीं है। आपने इस बात को कहा? नहीं, स्टैब्लिश नहीं है। हाँ। उनका मन आहत है, उनका मन आहत है कि मैं जो वादा किया पूरा नहीं कर पाया, मैं झूठ बोला हूँ। और उस झूठ को पूरा देश जानता है, एक एक नागरिक जानता है। और उस बात को लोग रोज़ देखेंगे, आप सोशल मीडिया पे या अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रोज़ लोगों के बयान आते हैं, रोज़ लोगों के संदेश आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी वो 15 लाख हमारे कब मिलेंगे। ये ठीक है कि कोई झूठ बोल के, फरेब करके, षड्यंत्र करके वो सरकार बना सकता है, लेकिन षड्यंत्र का भी पर्दाफाश होता है। और उस षड्यंत्र को आज पूरा देश जान गया है, और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। वोट चोरी करके सरकार बनाना और ईमानदारी से सरकार बनाना, दोनों में बहुत भारी अंतर है। जिस आपने दलों का नाम लिया, जो छोटे दल आज सरकार में महत्वपूर्ण पदों पे मलाई काट रहे हैं, वो अपने वैचारिक दृष्टिकोण से असफल हैं। वह अपने रास्ते को छोड़ दिए, वो केवल सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं। और उनके जो समाज है, उनकी जो पहल थी वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। आज उनके समाज के लोग उनको गालियां दे रहे हैं, और पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं। आप जिस संजय जी की बात किए हैं, ये कह रहा हूं, आप जो अस्तित्व में रहेगा उसी की बढ़ाई भी होगी। नहीं, मेरी बात सुनिए। जिस संजय निषाद की आपने बात किया, आज उनके समाज के लोगों से जाके पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है, क्या दशा है, क्यों उनको लोग अनाप शनाप कह रहे हैं। मैं इस चैनल पे कुछ ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता जिससे विरोधाभास पैदा हो, लेकिन उन्होंने अपनी वैचारिक जो लाइन थी उसको छोड़ दिया है। केवल सत्ता के लिए वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिए। वही हाल राजभर जी का भी है, उन्होंने अपनी सत्ता के लिए वैचारिक लड़ाई छोड़ दी, लेकिन पीस पार्टी का जो भी वैचारिक दृष्टिकोण था, पीस पार्टी का क्या मोटिव था और क्या है अभी मोटिव? पीस पार्टी का मोटिव है कि हम इस देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, परस्पर प्रेम से रहेंगे, शांति से रहेंगे, भाईचारा स्थापित करेंगे, एकता बनाएंगे। और कौन ऐसी पार्टी है जो बात नहीं कहती? इसके बिना अगर शांति नहीं है, भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं, तो किसी भी देश में तरक्की संभव नहीं है। और अपने देश में, भारत में, ये आप
ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि मेरे जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, जितने बगल के राष्ट्र, चाहे श्रीलंका हो, आप स्थिति देख सकते हैं। जिस भी तरह से लोगों ने केवल सत्ता के लिए अपनी वैचारिक लड़ाई को छोड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में जब मशगूल हुए हैं, तो आप देख लीजिए स्थिरता नहीं है। तो मैं तो वही कह रहा हूं, कोई ऐसी और पार्टी इस देश में भी अगर इस तरह की राजनीति होगी कि जिससे भाईचारा खंडित होगा, आपसी प्रेम मरेगा, एकता का माहौल नहीं बनेगा, तो निश्चित रूप से इस देश में असमानता फैलाई जाएगी, घृणा नफरत फैलाई जाएगी। तो इस देश में भी आपको लगता है कि बिना ध्रुवीकरण किए, बिना जाति की समीकरण को साधे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में चुनाव हो सकता है? जी नहीं, लेकिन हमारा ध्रुवीकरण, हमारी पार्टी पीस पार्टी का ध्रुवीकरण का जो जगह है वह है कि जो भी इस देश में वंचित है, शोषित है, उपेक्षित है, उसके लिए हम काम करेंगे। और राजनीति इसी के लिए होती है, लोक कल्याण के लिए होती है। पार्टी भी यही, तो जो भी इस देश पार्टी भी यही कहती है कि वो पीडीए के लिए लड़ाई लड़ती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उसमें अगड़ा भी जोड़ देती है वो, और इसके साथ शोषित वंचित के लिए जो है नगीना से सांसद आर्मी, भीम आर्मी चीफ वाले वो भी लड़ाई लड़ते हैं। इसके साथ ही आप कांग्रेस की बात करते हैं तो वो भी यही बात कहती है। तो सारी राजनीति तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगड़ों को लेकर है, जो समाज में है उन्हीं को लेकर है, जो शोषित है, वंचित है, जो समाज से कटे हुए हैं, उन्हीं को लाने की सब पार्टियां बात करती हैं, उन्हीं के हक हुकूम को दिलाने की सभी पार्टियां बात करती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पीस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, तो पीस पार्टी को अस्तित्व में लाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में आप ऐसे कौन से मोटिव पे काम कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि 27 में अगर हम लड़ेंगे तो जो परिणाम है वो सकारात्मक दिखाई देंगे? देखिए, आज तक मुसलमानों में भी पिछड़े और दलित बहुतायत हैं, जिनकी संख्या 85% है। और हिंदू में भी जो वंचित है, शोषित जमात है, उसकी भी संख्या 85% है, जिसमें अभी तक अपेक्षित विकास नहीं हुआ। विकास से कोसों दूर है उनका जीवन। उनके गांव में चले जाइए, उनके गलियों में चले जाइए, उनके शहरों में चले जाइए, उनके लिए पीस पार्टी लड़ाई लड़ रही है कि हम उस मुसलमान या उस हिंदू या उस बौद्ध या उस ईसाई की बात कर रहे हैं जो आज तक इस देश में सुविधाओं से वंचित रहा, चाहे नौकरी हो, चाहे उद्योग हो, चाहे अन्य सुविधाएं हो शासन की तरफ से। तो उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें चाहे आप मुसलमानों के पिछड़ी जातियों का जुलाहा है, अंसारी है, हिंदुओं में आ जाइए, हम खुद निषाद समाज से हैं। अभी आपने राजभर समाज की बात की, अभी मौर्य समाज है, अभी विश्वकर्मा समाज है, अभी नाई समाज है। एमआईएम वाले असुद्दीन ओवैसी को नहीं, मेरी बात तो पूरी कर लें दीजिए। जितने समाज हैं छोटे छोटे, वो सब उपेक्षित हैं। चले जाइए किसी भी समाज में, अपेक्षित ना आईएएस मिलेगा ना आईपीएस मिलेगा। वोट से हम बना सकते हैं मंत्री विधायक, लेकिन अगर हम डीएम बनाते हैं तो पढ़ाई से बनता है, वो शिक्षा से बनता है। उसके लिए हमें संविधान ने जो अधिकार दिया है वो आरक्षण हमें मिलना चाहिए। मुसलमानों को 1950 से पहले, पिछड़ी जाति के मुसलमानों को 1950 से पहले इस देश में आरक्षण था। और हिंदू में भी जो 85% जनसंख्या है उसे आरक्षण है, 27% पिछड़ों को सहित SC ST को। लेकिन आज आपके चैनल पे मैं बता देना चाहता हूं कि आपको भली बात परिचित है, आप पत्रकार हैं, कि यही सरकार भारतीय जनता पार्टी की IAS बना रही है डायरेक्ट, सचिव संयुक्त सचिव बना रही है डायरेक्ट। कौन सा संविधान में नियम है? वही सरकार संविधान में जो नियम है उसके तहत, चाहे वो 27%
पिछड़ा है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, उन्हीं के जात के लोगों से सीटें भरी जानी चाहिए, लेकिन नॉट फाउंड सुटेबल NFS करके लोगों को निकाल दिया जा रहा है। कैंडिडेट होते हुए भी प्रोफेसर होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए, लेकिन नॉट फाउंड सुटेबल करके निकाल दिया जा रहा, और उन सीटों को सुन लीजिए, और उन सीटों को जनरल कैटेगरी से भरा जा रहा है, जनरल कैटेगरी के लोगों से भरा जा रहा है। जनरल कैटेगरी का कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो बिना पढ़े जो है डीएम बन गया हो या बिना एग्जाम क्वालिफाई किए। मैं ये कह रहा हूं कि डीएम जो है वो पूरे जिले को संभालता है, इस बात को आप समझिए। और अगर उसमें आरक्षण का प्रावधान पूरी तरीके से लागू किया जाए या फिर हो जाए, तो आप समझिए कि एक जो उस लेवल का आदमी नहीं है या फिर उसका माइंडसेट उस तरीके का नहीं है, संभालने के लिए उसके पास उतनी काबिलियत नहीं है, अगर वो चीज डीएम बन जाए तो पूरे जिले को संभालना आसान काम तो नहीं है ना। जी नहीं, ये आरक्षण जो है, आपको शिक्षा का महत्व दीजिए, वो सबसे बड़ी बात है। नहीं, आप पहले बात को समझिए। आरक्षण आप देखिएगा जाके संविधान, आरक्षण प्रतिनिधित्व का अधिकार है, प्रतिनिधित्व का अधिकार है। जिस तरह से अगर एक परिवार में 5 भाई हैं तो उनको बराबर चाहे वो संपत्ति हो, चाहे किसी भी तरह की संपत्ति हो, चाहे जो है जमीन हो, धन हो, बराबर बढ़ता है। हम भी भारत माँ की अगर कहते हैं संतान हैं, तो इसमें हिंदू है, चाहे मुसलमान है, अगड़ा है, चाहे पिछड़ा है, सबके प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है संविधान ने। और उस अधिकार में अरे जमीन किसी तरह से नहीं, जमीन कहा, मैंने तो कहा संविधान में जो अधिकार दिया है हमें, वही तो बात आपसे कह रहा हूं। तो उसमें कैसे हमारे अंदर काबिलियत हमको नहीं है, मिलना चाहिए, हमारे अंदर या जिस भी समाज का व्यक्ति है उसे मिलना चाहिए, जबरदस्ती कैसे हटा सकते हैं आप? अच्छा, हमारे पास नॉट फाउंड सुटेबल कैसे कर सकते हैं आप? अगर जब वहाँ कैंडिडेट है तो आप कैसे कर सकते हैं नॉट फाउंड सुटेबल? मैं आपसे, कोई दलित समुदाय का ऐसा व्यक्ति जो क्वालिफाई किया हो उसको नॉट फॉर सुटेबल कर दिया गया हो? बिल्कुल। मैं आपको चैनल पे कह रहा हूँ कि मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। कह रहे हैं यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें कोई दलित, कोई पिछड़ा अगर एग्जाम पास करता है तो उसको इस वजह से हटा दिया जाता है क्योंकि नॉट फॉर सुटेबल उसको कह दिया जाता है? जी नहीं। हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ, पहले से होता आया है। जो जनरल कैटेगरी में, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का हो, एससी का हो, एसटी का हो, जनरल का हो, जनरल क्वालिफाई करता था, उसे जनरल में रैंकिंग दी जाती थी। यूनिवर्सिटी हो या कोई संस्थान हो, एडमिशन के लिए भी जनरल में क्वालिफाई करता था, उसे जनरल में जगह दी जाती थी। आज केवल जात के आधार पे अगर वो बैकवर्ड है, जनरल में क्वालिफाई किया तो एडमिशन नहीं लिया जा रहा। एससी का है, जनरल में क्वालिफाई किया तो जनरल में नहीं लिया जा रहा, उसे उस जात के कोटे में ही उसको लिया जा रहा है। यानी वह जनरल क्वालिफाई कर रहा है, उसे उसमें होना चाहिए। सीटें तो बांट दी जाती हैं सर कि 800 जनरल की सीटें हैं, 400 फलाने की सीटें हैं। नहीं, जनरल का मतलब ये नहीं है, सामान्य मतलब ये है कि जो सामान्य ढंग से उसमें क्वालिफाई कर गया। अब यूँ समझिए कि एक दौड़ चली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेकिन जो बराबर दौड़ गया, एक साथ दौड़ गया, तो उसको तो हम फर्स्ट ही कहेंगे और उसको हम फर्स्ट ही रैंकिंग देंगे। हम उसको कैसे थर्ड वाले में शामिल कर सकते हैं रैंकिंग? संयुक्त विजेता उसी कहते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ, वही तो बात मैं कह रहा हूँ। संयुक्त विजेता को आप द्वितीय तृतीय कैसे कर सकते हैं? वही तो बात मैं कह रहा हूँ। संयुक्त विजेता को आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैसे कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, पीस पार्टी पे फिर लौट आते हैं। ये कह रहे हैं कि एमआईएम वाले असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं कि नहीं जानते, उनको सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? नहीं, देखिए मैं ये पूछ रहा हूँ बस आपसे। बिल्कुल एक पार्टी है और एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे किसके लिए वो पार्टी काम करती है, आपको क्या लगता है? आपका कोई परसेप्शन होगा कि असदुद्दीन ओवैसी मेरा ये मानना है, मैं बहुत राजनीति में जो है ऐसी कोई बात नहीं बोलता हूँ जो मेरे लिए भी ना ठीक हो, अगले के लिए ना भी ठीक हो। जो मेरे लिए बात बुरी हो सकती है वो अगले के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। मेरा मानना है कि राजनीति में अगर कोई है तो उसे ये अधिकार है कि वो अपनी बात रखे। मैं ये कह रहा हूँ कि और अगर ओवैसी को किस समुदाय का नेता मानते हैं आप?
यहाँ समुदाय की बात ही नहीं। अभी आपने अभी आप ही ने घोषित किया कि मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है। मैं कह रहा हूँ कि कोई जात से MIM की बात कर रहा हूँ मैं, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी संदर्भ जोड़ा ही नहीं। वो दक्षिण भारत के प्रदेश के नेता हैं। हाँ। वहीं से जीत के आते हैं। लेकिन वहाँ पे उनकी राजनीति है। उत्तर प्रदेश में भी उनको चाहने वाले हजारों लाखों में हैं। बिल्कुल होंगे, है कि नहीं है? तो मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों का विश्वास जो है वो MIM पे है। तो दक्षिण भारत, आपने कहा कि दक्षिण भारत की एक पार्टी है, एक राजनेता है, उनके प्रति है, लेकिन पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में जन्मी और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को इकट्ठा नहीं कर पाई। बिल्कुल इकट्ठा है। आप मेरे साथ 2 दिन 4 दिन घूमिए, मैं दिखा सकता हूँ। नहीं, और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, ऐसे इकट्ठा होने की बात मेरे कहने मैं आपको कोई चीज दिल से आमंत्रित करता हूं कि आप चलिए, मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है। कोई चीज अगर आप चलेंगे तब देखेंगे। कोई सीट में तब्दील हो कोई चीजें, तो वो पता चलती है कि हाँ, इनके पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनके वोट बैंक उसी तरीके से पड़े हुए हैं। वो जब भी जरूरत पड़ेगा तो वोट बैंक आके पीस पार्टी को वोट करेगा। बिल्कुल, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। आपने ही कहा कि 2012 में पीस पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, 4 विधायक जीते, 3% वोट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल कह रहा है। बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी का हाल देख लीजिए आप। राष्ट्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश में, हाल देखिए। हम तो पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार 4 विधायक जीते, 3% वोट पाए। और मैंने जैसा कि कहा, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी भी 2 पे सिमट गई थी लोकसभा में। तो यह कोई नई बात नहीं है। राजनीति हमेशा जो ईमानदार है राजनीति में या मेहनती है और हमेशा जनता की बात जो कर रहा है, हो सकता है कि कुछ लोग शॉर्टकट मार के आगे निकल सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट परमानेंट नहीं होता। 27 में क्या रूपरेखा है पीस पार्टी की, कैसे जो है फिर से वापसी करने वाली है? देखिए कैसे कैसे काम करेंगे, कुछ थोड़ा सा बताएं ताकि जनता भी ये समझे। बिल्कुल। हमारी जो पीस पार्टी 27 में तैयारी है। मुसलमान जो पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमानों में अगड़े को भी मैं कहूँगा कि साथ आना चाहिए। और हिंदुओं में भी जो शोषित है, वंचित है, उन सभी लोगों के लिए अब अति आवश्यक है कि अगर इस देश का हुक्मरान बनना है तो निश्चित रूप से पीस पार्टी के साथ आकर के वहाँ पे मुसलमान भाइयों का वोट, अगर मैं मानता हूँ कि उसमें से 10% ही मिल जाए हमें, और हमारे निषाद भाइयों को भी मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई अपने जात की पार्टी को उन्होंने बड़े उत्साह के साथ, ये तो आप आग्रह कर रहे हैं ना, उनको बताइए कि मोटिव क्या है, तब मैं बता रहा हूँ। उन्होंने वोट दिया है, क्या पाया क्या खोया सब उन्हें पता हो गया। उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आवें साथ में। और चौहान, राजभर, विश्वकर्मा, नाई, ऐसे तमाम जातियाँ जो हैं, सैकड़ों हैं जो हमारे साथ चल रही हैं। उनके नेता हमारे साथ लगे हुए हैं, लगातार अपने अपने समाज में काम कर रहे हैं। और यह वोट अगर हम 10% भी जोड़ ले गए तो हम 20 से 25% वोट से शुरुआत करेंगे, जबकि सरकार 30 से 32% वोट पे बनती है यूपी में अभी तक। और जब कारवां बनता है तो वह महाकारवां बनने में देर नहीं लगता है। और हमें ये विश्वास है कि जो भी शोषित वंचित है वो निश्चित रूप से साथ आएगा और हमारी लड़ाई बहुत ही मजबूत होगी।
और पीस पार्टी आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में दमखम से चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। तो ये पीस पार्टी का 2027 को लेकर मोटिव है कि कैसे वो समाज को जोड़ने का काम शुरू करेंगे। हालांकि काम तो 2008 से शुरू है, लेकिन 12 में परिणाम जो है मिले, उसके बाद परिणाम नहीं मिले। लेकिन 27 से पहले पीस पार्टी की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, कारवां बनाने की और उसके साथ साथ वो परिणाम लाने की जो बीते तकरीबन 1 दशक से नहीं हो पाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे अरविंद निषाद जी। बहरहाल बहुत सारे मुद्दों पे हमारी इनसे बातचीत हुई, पीस पार्टी को लेकर और इसके साथ ही मुसलमान समुदाय को कैसे जोड़ा गया, कैसे धब्बा लगा, कैसे ऊंचाई हासिल हुई, कैसे जो है डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश किए। हमको लगता है कि पीस पार्टी को बहुत हद तक आप इस इंटरव्यू से समझे होंगे और आने वाले 2027 के चुनाव में कैसा परिणाम आता है पीस पार्टी के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद।